तो आज अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी क्या होती है। मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आपके इस लेक्चर के अंदर एकदम दूर हो जाएंगे और आप यदि एग्जाम में थ्योरी लिखना चाहते हैं तो भी आपके लिए लेक्चर काफी यूजफुल रहने वाला है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी के बारे में देख लेते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी स्टडी क्यों की जाती है। तो देखिए, स्पीसीज को किसी टेक्सा से डिफरेंट करने के लिए क्या की जाती है, जेनेटिक मॉलिक्यूलर की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। मतलब किसी स्पीसीज को अदर टेक्सा से डिफरेंट अलग करने के लिए जेनेटिक जो मॉलिक्यूलर है उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की अपन बात करें कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी की डेफिनेशन क्या होती है, तो कुछ बुक्स में अलग अलग है। मेनली जो अपन बात करें ज्यादातर दो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी काम में ली जाती है, तो दोनों को अपन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन आ जाती है कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल, जैसे क्या हो गया आपका डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, एक्सेप्ट्रा का क्या करता है, डिफरेंट मेथड में आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी कहलाता है। जल्दी से देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी ऑर्गेनिज्म की सेल में प्रेजेंट मॉलिक्यूल लाइक एज डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन एक्सेप्ट्रा का डिफरेंट मेथड में आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी कहलाता है। दैट्स क्लियर। एक और डेफिनेशन है उसकी अपन बात करें तो टेक्सोनोमी की फील्ड में सेल की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफाई करना एंड जो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज होती है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। दोनों के दोनों डेफिनेशन अपन ने देख ली, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुक्स में पहली वाली डेफिनेशन देखने को मिल सकती है, कुछ बुक्स में दूसरी वाली डेफिनेशन देखने को मिल सकती है। हो सकता है तीसरी चौथी भी डेफिनेशन आपको देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर बुक्स के अंदर ये दोनों ही डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं इसकी स्टडी की। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी में सेल में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन का यूज उसकी जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है उसकी स्टडी में करते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर जो टेक्सोनोमी है उसमें जो सेल में पाए जाने वाला जो मॉलिक्यूल होता है ना, एग्जांपल ले लेते हैं अपन प्रोटीन का, तो प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है ना, उसकी स्टडी इसके अंदर क्या की जाती है, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं, जेनेटिक्स वगैरह, तो सीधी सी बात है कि ये वहीं से उठाया हुआ टॉपिक है। अब इसके अंदर क्या है, जो प्लांट्स वगैरह हो गए इनके ऊपर करेंगे तो इसमें क्या लगा दिया, आगे टेक्सोनोमी लगा दिया, तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। तो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी ज्यादातर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, इनके अंदर अपन यूज करते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी में एंजाइम की स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस की भी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। इनकी स्टडी करके न्यू स्पीसीज की क्या की जाती है, डिस्कवरी जाती है। तो मॉलिक्यूलर जो भी मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी है, इसका यूज अपन की बात करें तो नई स्पीसीज की डिस्कवरी में करने भी अपन क्या करती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी का। कैसे कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी में क्या करते हैं, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम की स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं ना, उनकी स्टडी करते हैं, जिससे क्या होता है, नई स्पीसीज की डिस्कवरी में क्या रहता है, थोड़ी सी इजीली रहती है। कौन, मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। अगली पॉइंट की अपन बात करें तो सभी के सभी क्या है, जो स्पीसीज है उसका मान लेते हैं जो डीएनए कंपोजिशन है वो क्या हो चुका है, आइडेंटिफाई हो चुका है। तो इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को क्या किया जा सकता है, इस आपकी मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी द्वारा क्या किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो जो कुछ स्पीसीज होती है, मान लीजिए सभी के सभी जो स्पीसीज है उसके अंदर जो क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं उसमें डीएनए की अमाउंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ये मॉलिक्यूलर स्टडी के दौरान क्या हुआ है, पता चला है। जैसे कि एग्जांपल के द्वारा अपन समझते हैं कि कैसे, जैसे ह्यूमंस के अंदर क्या रहती है, 3.65 पिकोग्राम रहती है। ई कोलाई की बात करें तो 0.004 पिकोग्राम आपको देखने को मिलेगी। फ्रॉग की बात करें तो 7.56 पिकोग्राम आपको देखने को मिल जाएगी। ड्रोसोफिला की बात करें तो 0.054 पिकोग्राम आपको देखने को मिल जाएगी। अब क्या है, डीएनए की अमाउंट और जो नाइट्रोजन बेसिस का रेशियो होता है ना, ये सम कुछ जो स्पीसीज होती है उसके अंदर तो क्या रहता है, सेम रहता है, और कुछ स्पीसीज में क्या है, ये आपको डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो चारगाफ का जो रूल है उसके द्वारा आप अच्छे से देख सकते हो। चारगाफ का आपको रूल आता है तो आपको इजीली पता चल जाएगा। नहीं आपको पता है तो मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, तो वहां से भी आप चारगाफ रूल है इसको देख सकते हो। इसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आगे देखिए,
अभी अपन ने बात की कि डीएनए की अमाउंट में जो नाइट्रोजन बेसिस का रेशियो होता है ना, वो कुछ स्पीसीज में तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और कुछ में क्या रह सकता है, डिफरेंट आपने को देखने को मिल सकता है। जैसे ई कोलाई में जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन होता है ना, उसका रेशियो आपको 1.53 देखने को मिल जाएगा, जबकि ह्यूमंस में ये रेशियो क्या देखने को मिलेगा, आपको 1 देखने को मिल जाएगा। अब देखिए कुछ साइंटिस्ट की बात करें तो इनमें आ जाते हैं टर्नर थे। उन्होंने बताया था कि मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी को ना 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, इन्होंने डिवाइड कर दिया। मतलब इसके 2 टाइप्स इन्होंने बता दिए। कौन कौन से बता दिया, माइक्रो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी। नाम से ही पता चल रहा है मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो में छोटा हो जाएगा, मैक्रो में बड़ा हो जाएगा। अब अपन यदि बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी की, तो इस टेक्सोनोमी के अंदर क्या होता है, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स, जैसे कि कौन कौन सा हो गया, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, अमीनो एसिड हो गया, एल्केलॉइड्स हो गया, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की क्या की जाती है, इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो टोटल ओवरऑल यदि अपन बात करें तो मॉलिक्यूलर जो माइक्रो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी है ना, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर कम मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। अगला पॉइंट की अपन बात करें, अगले पार्ट की टाइप की, तो आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी क्या होता है। तो इस टेक्सोनोमी के अंदर क्या करते हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। जैसे कौन सा हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। तो मतलब माइक्रो के अंदर तो उन मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उनकी स्टडी की जाती है, और जिन मैक्रो मॉलिक्यूल टेक्सोनोमी के अंदर क्या की जाती है, इसके अंदर हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स होती हैं, उनकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। तो चलिए इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि क्या होता है, कुछ स्पीसीज के अंदर क्या हुआ, जब स्टडी की गई तो पता चला कि कुछ बर्ड्स के अंदर क्या होता है, एस्कार्बिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है वो तो क्या होता है, किडनी में होता है, और कुछ बर्ड्स के अंदर ये क्या होता है, इसका सिंथेसिस लीवर में होता है, और कुछ बर्ड्स के अंदर लीवर और किडनी दोनों के अंदर ही एस्कार्बिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता है। मतलब फिर से आप समझिए कि मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा कि कुछ बर्ड्स हैं उनके अंदर एस्कार्बिक जो एसिड है उसका सिंथेसिस कहां हो रहा है, किडनी के अंदर हो रहा है। कुछ स्पीसीज है उनके अंदर लीवर के अंदर हो रहा है, और कुछ स्पीसीज है उनके अंदर जो एस्कार्बिक एसिड है उसका सिंथेसिस न तो किडनी के अंदर हो रहा है और न ही लीवर के अंदर हो रहा है। ये चीज देखी गई। तो जब ये मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी आई तो इसके द्वारा क्या पता चला, जब मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी में इसके बायोसिंथेसिस की क्या की गई, स्टडी की गई अच्छे से, तो ये देखा गया, ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो एंजाइम किडनी में ओरिजिनेट हुआ है ना, वो फिर कहां चला जाता है, लीवर के अंदर क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ही बर्ड्स क्या होते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं, तो ये सिस्टम उनमें कंप्लीटली क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। तो देखिए मॉलिक्यूलर जो टेक्सोनोमी है, इससे क्या पता चला, इजीली पता चल गया ना कि पहले तो क्या था, देखा स्टडी की गई तो कुछ बर्ड्स के अंदर तो क्या हो रहा था, इसके एस्कार्बिक एसिड का सिंथेसिस कहां हो रहा था, किडनी के अंदर हो रहा था, कुछ में लीवर के अंदर हो रहा था, और कुछ के अंदर तो ये देखने को ही नहीं मिल रहा था कि एस्पार्टिक एसिड का सिंथेसिस का हो रहा है, नहीं तो किडनी में हो रहा था, नहीं लीवर में हो रहा था। जब मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी की स्टडी के द्वारा इनको अच्छे से देखा गया तो क्या पता चला, आप खुद देखिए कि किडनी के अंदर क्या हुआ है, इस एंजाइम का ओरिजिनेट कहां हुआ है, किडनी में हुआ है एस्कार्बिक एसिड का, फिर कहां गया, ये लीवर के अंदर गया है। और जैसे ही बर्ड्स वेल डेवलप हो गए, फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो ये थी मॉलिक्यूलर टेक्सोनोमी पे एक छोटी सी वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। इसके जो नोट्स है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो यहां आप सिर्फ समझ दीजिए और वहां से आप नोट्स को भी पढ़ लीजिए। तो चलिए एग्जाम के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।